हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। बहुत दिनों से बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि उनको सिंटैक्स पढ़ाया जाए, तो ये लीजिए मैं आपके सामने हाजिर हूँ सिंटैक्स नामक वही चैप्टर लेकर के। जी हाँ, तो आज के इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले तो जानेंगे कि ये सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स की डेफिनेशंस देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे सही अर्थों में कि आखिर ये सिंटैक्स क्या है और इसके अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं, ये कितना विस्तृत है। ओके, तो चलिए जरा सीधे डेफिनेशन देखते हैं। तो देखिए जरा डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन है, पहली डेफिनेशन, द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स इन ए सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। जी हाँ, JS आर्मर साहब लिखते हैं कि किसी सेंटेंस में शब्दों के करेक्ट अरेंजमेंट को ही सिंटैक्स कहते हैं। बात अभी नहीं समझ में आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। देखिए जरा यहाँ पर दूसरी डेफिनेशन क्या लिखी हुई है, सिंटैक्स इज द प्रॉपर ऑर्डर ऑफ वर्ड्स इन ए फ्रेज और सेंटेंस। ऊपर वाली बात को ही थोड़ा सा बदल करके कह दिया गया है। क्या है कि किसी फ्रेज या किसी सेंटेंस में शब्दों के बिल्कुल सही या प्रॉपर ऑर्डर को यानी सही क्रम को ही हम सिंटैक्स बोलते हैं। चलिए, बात कुछ कुछ समझ में आ रही होगी, लेकिन अभी भी इसका विस्तार आपको समझ में नहीं आया होगा। चलिए अगली डेफिनेशन को पढ़ते हैं और समझते हैं क्या लिखा हुआ है। सिंटैक्स इज ए टूल यूज्ड इन राइटिंग प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस। यहां पर क्या कहा जा रहा है, प्रॉपर ग्रामेटिकल सेंटेंसेस मीन्स सही ग्रामेटिकल सेंटेंसेस को लिखने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले टूल को हम सिंटैक्स बोलते हैं। यहां पर भी आपको बात अभी कुछ कम समझ में आ रही होगी। अगली डेफिनेशन को जरा पढ़ते हैं। सिंटैक्स इज द सेट ऑफ रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस दैट गवर्न द स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस। जरा ध्यान से पढ़िएगा, किसी सेंटेंस के स्ट्रक्चर को गवर्न करने के लिए जो नियमों के जो सेट्स हैं यानी नियमों के जो समूह हैं, सिद्धांतों के समूह हैं और जो प्रोसेसेस हैं, वो सारे के सारे प्रोसेस, जो सिद्धांत हैं, जो रूल्स हैं, उन्हें ही हम सिंटैक्स कहते हैं। अब आप इन डेफिनेशंस को पढ़कर उलझ जाएंगे और किसी सही नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। सही नतीजे पर पहुंचने के लिए कि आखिर सिंटैक्स क्या होता है और उसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, आपको ये लिखा हुआ एग्जाम्पल बड़े गौर से देखना पड़ेगा। अगर आपने इसे ठीक से देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये सिंटैक्स आखिर है क्या। वैसे तो आप चाहे जितनी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे, सिंटैक्स को सही ढंग से समझने के लिए आपको इस तरह के एक एग्जाम्पल की जरूरत पड़ेगी जो मैं आपको दे रहा हूं। और यहां पर मैं आपको बतलाने जा रहा हूं एक एक चीज कि आपको सिंटैक्स में पढ़ना क्या है और इन सभी डेफिनेशंस का मतलब क्या है। तो बड़े ध्यान से जरा यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है। मैंने एक सेंटेंस लिखा हुआ है, yesterday I, he and you had gone to the market for buying pen. I bought to have purchased good one but I choose a cheap one. ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है और इस सेंटेंस को जरा समझते हैं, बहुत आराम से और धीरे धीरे समझने का प्रयास करते हैं। तो अब पहले वर्ड को लेते हैं yesterday, जो कि टाइम शो कर रहा है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि टाइम शो करने वाले वर्ड्स जितने भी होते हैं वो सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं और आपको मालूम होना चाहिए कि एडवर्ब क्या वाक्य के स्टार्टिंग में ही आ सकता है। अगर आ सकता है तो किस तरह की पोजीशन होगी उसकी, क्या उसके बाद कॉमा लगा होगा या नहीं लगा होगा, हमें क्या करना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको सारे के सारे रूल्स आने चाहिए। इसका मतलब किसी सेंटेंस में कोई एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज या एडवर्ब क्लॉज हो सकती है तो उसकी पोजीशन कहाँ कहाँ पर होगी और अगर पोजीशन है तो उसके बाद कोई पंक्चुएशन मार्क आता है या नहीं, इससे रिलेटेड आपके सारे के सारे रूल्स आपको आने चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, ये सब्जेक्ट रखा हुआ है और अब जरा देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में एक कंपाउंड सब्जेक्ट रखा हुआ है, आई, ही एंड यू। ओके, यहां पर सब्जेक्ट के रूप में तीन अलग अलग लोग हैं, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन। अब ये प्रोनाउंस हैं, तो प्रोनाउंस से रिलेटेड सारे के सारे वो रूल्स आने चाहिए जो प्रोनाउंस को सही ढंग से किसी सेंटेंस में यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। तो अब वो 2-4 रूल्स नहीं हैं, बहुत सारे रूल्स हैं और सबके लिए अलग अलग कई वीडियोस बनाने पड़ेंगे। तो आपको पेशेंस रखते हुए मेरे साथ आपको आगे बढ़ना होगा, धीरे धीरे क्रमशः हर चीज़ को पढ़ते समझते। जरा यहाँ पर देखिए, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन ये तीनों के तीनों ही पर्सन है, सब्जेक्ट के रूप में रखे हैं या ऑब्जेक्ट के रूप में कहीं पर भी रखे हैं, तो इनका क्रम क्या होना चाहिए, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन होना चाहिए या थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन फिर फर्स्ट पर्सन होना चाहिए या इनका दूसरा कोई कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ये आपको मालूम होना चाहिए, जो कि आपको प्रोनाउंस से रिलेटेड उस चैप्टर में मिलेगा। आपको बड़े ध्यान से उन्हें पढ़ना होगा। एक बात और भी मालूम होना चाहिए, क्या यहाँ पर ये जो पहले दो रखे हुए इनके बीच में कॉमा रखा होना चाहिए?
अगर रखा होना चाहिए तो पंक्चुएशन से रिलेटेड आपको सारे रूल्स मालूम होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद यहाँ आते हैं और देखते हैं हैड गॉन। तो अब सिंटैक्स के अंतर्गत आपको ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट एंड वर्ब कंकॉर्ड, जिसे हम सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं, जी हाँ, तो उससे रिलेटेड बहुत सारे रूल्स हैं, वो सारे के सारे एक एक रूल्स आपको आने ही चाहिए। अच्छा, इसके साथ आपको ये आना चाहिए कि क्या यहाँ पर सही टेंस का यूज़ आपने किया है, यहाँ पर कहीं पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं होना चाहिए। ये ज़रा जो ये टेंस पास्ट परफेक्ट टेंस रखा है, अब यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स आपको आने चाहिए, यानी वर्ब से रिलेटेड सारे रूल्स आने चाहिए, प्रोनाउन से रिलेटेड सारे रूल्स आने चाहिए। ये जो कंजंक्शंस हैं, इन कंजंक्शंस का यूज़ किस तरीके से कर सकते हैं, इनके लिए जो भी रूल्स हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। पंक्चुएशन से रिलेटेड सारे रूल्स आने चाहिए, एडवर्ब से रिलेटेड सारे रूल्स आने चाहिए। और भी आगे बढ़ते हैं जरा, यहाँ पर टू द मार्केट रखा हुआ है, तो अब यहाँ पर ये जो प्रीपोजिशन है यहाँ पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अच्छा, फिर इसके बाद ये द जो एक आर्टिकल है, ये यहाँ पर मार्केट से पहले होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर है तो इसका मतलब क्या हुआ, और अगर नहीं है तो उसका क्या मतलब हुआ। अब आगे डिसाइड करेगा। ये देखिए, आप किस लिए मार्केट जा रहे हो, बाय करने के लिए जा रहे हो, तो यहाँ पर ये द नहीं होना चाहिए। अगर बाय करने के लिए नहीं जा रहे हो तो द होना चाहिए। इससे रिलेटेड सारे के सारे रूल्स आपको मालूम होने चाहिए, अदरवाइज आप आर्टिकल्स में ही गलतियाँ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं कि ये जो नॉन फाइनाइट वर्ब रखी हुई है, प्रेपोजिशन लगा है, फिर इसके बाद में एक जेरंड रखा हुआ है, क्या ये यहाँ पर सही स्वरूप में है। ये नॉन फाइनाइट वर्ब यहाँ पर इस सेंटेंस में क्या सही स्वरूप में है। अगर नहीं आता है तो यहाँ पर आपका सेंटेंस एरर हो जाएगी, यहाँ पर गलती कर देंगे। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। ये जो पेन रखा हुआ है, इस पेन से पहले कोई आर्टिकल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, आपको पक्का पता होना चाहिए। अगर आप यहाँ पर कंफ्यूज हैं कि इसके पहले द होना चाहिए या ए होना चाहिए या एन होना चाहिए, कंफ्यूज हैं, तो बस वहीं पर आपके जो मार्क्स हैं वो कट जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप होना चाहिए कि क्वेश्चन मार्क होना चाहिए या कॉमा होना चाहिए, क्या होना चाहिए भाई, ये दोनों ही चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। तो देखिए ज़रा, देखते जाइए कि सिंटैक्स के अंतर्गत हम किन किन रूल्स को पढ़ेंगे और बहुत गहराई में जाकर पढ़ेंगे। तो ये थोड़े दिनों का काम नहीं है, जो मैंने आज ये काम शुरू किया है, आपको मेरे साथ बड़े पेशेंस के साथ में रहना होगा और धीरे धीरे करके मैं कोशिश करूंगा कि आपको जल्दी जल्दी से वीडियो दूं, ताकि आपको जल्दी जल्दी उसमें इंटरेस्ट भी रहे और जल्दी से ये कोर्स भी कंप्लीट हो जाए आपका। आगे देखते हैं जरा, यहाँ पर ये जो आई लिखा हुआ है, क्या ये आई, ये जो लिखा है जिस तरह से, इस आई का मतलब मैं हो सकता है? नहीं जी, इस आई का मतलब कभी भी मैं नहीं होता है। तो जब कभी भी आप लिखेंगे तो आई को इस रूप में लिखेंगे। क्लियर? अच्छा, ऑट टू हैव परचेज, ये जो वर्ब लगी हुई है यहाँ पर ऑट लगा हुआ है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है। क्या इस सेंटेंस में ऑट का प्रयोग सही है? अगर नहीं सही है, आपको पता होना चाहिए, तभी आप इसका सही यूज़ कर सकते हैं और जो एरर है उसको आप फाइंड कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर परचेज लगा है, तो क्या ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आपको ठीक लग रही है? हैव लगा है, क्या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी या वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी? इनसे रिलेटेड आपको सारे रूल्स आने चाहिए। अच्छा, फिर गुड वन लिखा हुआ है, इस गुड के पहले कोई आर्टिकल होना भी चाहिए भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी बातें आपको मालूम होनी चाहिए। ओके, यहाँ गुड के बाद वन लगा होना चाहिए या नहीं लगा होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। बट आई चूज अ चीप वन, यहाँ पर कौन सा ऐसा एरर हो सकता है? आपको सब कुछ तार्किक ढंग से हर चीज़ सेंटेंस में बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप सेंटेंस में आप कोई एरर को फाइंड कर पाएंगे और फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ से लेकर और अब आने वाले जितने भी वीडियोज़ हैं, इनको बहुत ही धीरे धीरे और तसल्ली के साथ देखिएगा। अगर आपने ज़रा सा भी स्किप किया या फास्ट फॉरवर्ड करके देखा, तो बस 10 या 15 सेकंड के अंतराल में ही एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट रूल आप कहीं ना कहीं मिस कर देंगे। इसलिए मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं, यहाँ पर मैं आपको एडवाइस नहीं, प्लीज़, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, आप मुझे देखते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन करते हैं, मैं आपके आंसर भी करता हूं, तो आप लोगों को अब मेरी इतनी रिक्वेस्ट तो माननी ही पड़ेगी कि आपको वीडियो पूरा देखना है
बीच में कहीं भी आपको फास्ट फॉरवर्ड करके नहीं देखना या आपको कहीं पर स्किप नहीं करना है। और अगर आपने ऐसा किया तो आई प्रॉमिस कि आप लोगों के लिए ये जो सिंटैक्स है ये बहुत इजी हो जाएगा और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सिंटैक्स से रिलेटेड कोई भी गलती यूं चुटकियों में आप पहचान लेंगे और वहां पर आप उस एरर डिटेक्शन को बड़ी आसानी से सॉल्व करके आ जाएंगे। तो अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि यहाँ हम इस चैप्टर के अंतर्गत कौन कौन से रूल्स पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुनिए, इंग्लिश ग्रामर के सारे रूल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। विशेष रूप से जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, आर्टिकल को भी शामिल कर लेंगे तो वो 9 प्रकार के हो जाएंगे। तो 9 प्रकार के जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन एंड आर्टिकल, ये सारे के सारे और इनसे रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उन सारे रूल्स को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो में आर्टिकल्स। आप इसको हल्के में मत लीजिएगा कि अरे ये ए, एन और द ये क्या पढ़ रहे हैं। जी नहीं, आप लोग इसी पर बहुत सारे मिस्टेक्स करते हैं। अब मैं आपको बतलाने जा रहा हूँ इनसे रिलेटेड एक एक नियम जो आपकी आंखें खोल देगा कि अरे हम यहाँ इतनी छोटी छोटी सी माइनर सी गलतियाँ करते चले आ रहे हैं। अभी आपको ये नहीं पता है कि इस पेन के पहले ए लगना चाहिए या एन लगना चाहिए या लगना भी चाहिए या नहीं लगना चाहिए, या यहाँ इस मार्केट से पहले इस द को होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर होना चाहिए तो क्या ये सही है और अगर ये है तो क्या ये सही है। ये सारी बातें आपको लॉजिकली मालूम होनी चाहिए। तो माय डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आज यहाँ इसी वीडियो से शुरू करता हूँ आर्टिकल्स पढ़ाना। यद्यपि अब इस वीडियो में आर्टिकल को पूरा कर पाना तो लगभग असंभव ही है, क्योंकि यहाँ पर इतना टाइम पहले ही जा चुका है और आर्टिकल अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको पढ़ाने के लिए कम से कम 2 वीडियोस चाहिए होंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ पार्ट यहाँ पर मैं आपको पढ़ा दूँ और कुछ पार्ट अगले वीडियो में मैं आपको ज़रूर बतला दूँगा। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आर्टिकल्स। तो चलिए स्टूडेंट्स, इस बड़े मिशन की शुरुआत करते हैं आर्टिकल्स नामक उस टॉपिक से जिसको बच्चे लोग बहुत ही हल्के में ले लेते हैं और गलतियां करते रहते हैं। गलतियां करने का एक रीज़न भी है और वो रीज़न बहुत ही सिंपल सा है। रीज़न ऐसा है कि हिंदी और उर्दू में आर्टिकल्स का प्रयोग हम नॉर्मली नहीं करते हैं, बट इंग्लिश में नॉर्मली हम इसका प्रयोग करते हैं। हाँ, कहीं कहीं पर नहीं करते हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको सारे रूल्स भी आने चाहिए। तो चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं बेसिक लेवल से लेकर के और एडवांस्ड लेवल तक के वो सारे के सारे रूल्स कि कहाँ पर हमें आर्टिकल्स का प्रयोग करना चाहिए और कहाँ पर उनका विलोपन हो जाता है, अर्थात उनका ओमिशन हो जाता है। तो चलिए जरा जानते हैं सबसे पहले कि आर्टिकल्स होते क्या हैं। तो देखिए जरा यहाँ पर ये आर्टिकल्स हिंदी में तो ये भाई होते नहीं हैं, बट इंग्लिश में होते हैं। और इंग्लिश में ये जो आर्टिकल्स होते हैं वास्तव में ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स होते हैं। जी हाँ, इन्हें हम डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। क्लियर? अच्छा, अब आते हैं और देखते हैं कि ये कितने प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से जान लीजिए और संभवतः आप जानते भी होंगे कि ये आर्टिकल्स 2 प्रकार के होते हैं, इनडेफिनिट आर्टिकल्स, डेफिनिट आर्टिकल्स। इनडेफिनिट का मतलब होता है अनिश्चित। जी हाँ, ये अनिश्चित चीज़ों से पहले आते हैं और डेफिनिट आर्टिकल्स ये निश्चित चीज़ों से पहले आते हैं। अभी आपको ये बात समझ में नहीं आएगी कि ये निश्चित क्या है, अनिश्चित क्या है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं सब कुछ आपको आगे चलकर बतलाऊंगा। जी हाँ, तो इंडेफिनिट आर्टिकल्स भी 2 प्रकार के होते हैं, ए और एन। इन दोनों का मतलब एक ही होता है, बट अलग अलग जगहों पर इनका प्रयोग किया जाता है, वो मैं अभी आपको बतलाता हूँ। और दूसरा है द, जिसे हम डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। कभी कभी इसी THE को हम द बोलते हैं और कभी कभी इसे दी बोलते हैं। मैं आपको ये सारी बातें एक एक करके बतलाऊंगा, बस आपको वीडियो स्किप नहीं करना है और बहुत आराम से देखना है। तो चलिए जरा सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये हिंदी और उर्दू में तो इनका प्रयोग किया नहीं जाता है, बट अंग्रेजी में इनका प्रयोग नॉर्मली किया जाता है। ये एक रूल है। तो सिंटैक्स के रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई सेंटेंस हिंदी में ऐसा लिखा है, मैं जो वो बच्चे लोग जो हिंदी लिखी हुई हिंदी नहीं समझ पाते हैं उनके लिए मैंने यहाँ पर इंग्लिश में कुछ लिख दिया है, इसी हिंदी को इंग्लिश में बना करके लिख दिया है, तो वो लोग यहाँ पर समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तो देखिए जरा, यह कुर्सी है,
ये हिंदी में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये कुर्सी एक कॉमन नाउन है और इसके पहले कोई आर्टिकल नहीं है, हिंदी में उसे उपपद कहते हैं। ओके, और अगर इसी तरह से इंग्लिश में हम इसको ट्रांसलेट कर देते हैं तो ग्रामेटिकली ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कॉमन जो जनरल जो रूल है वो ये है कि अगर इंग्लिश के सेंटेंस में कहीं पर भी कोई कॉमन नाउन दिया है और वो कॉमन नाउन सिंगुलर नंबर है तो उसके पहले इन तीनों ही आर्टिकल्स में से कोई एक लगेगा, एन में से कोई एक लगेगा या फिर द में एक लगेगा। ये एक जनरल रूल है इंग्लिश में। और बच्चे लोग अगर ये जानते हैं, पहले तो ये जानते नहीं, अगर जानते भी हैं तो वो यहाँ पर मिस्टेक कर देते हैं कि यहाँ पर ए लगेगा या द लगेगा। इनसे रिलेटेड सारे रूल्स में एक एक करके आपको बतलाने जा रहा हूँ, बस आपको मेरे साथ बने रहना है। तो देखिए यहाँ पर अगर यह कुर्सी है लिखा है तो यह हिंदी में सही है और हो सकता है ये उर्दू में भी सही हो, बट इंग्लिश में ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और चूंकि ये यहाँ पर चेयर है, सिंगुलर नंबर, कॉमन नाउन है, इसलिए यहाँ पर आना, ए आना या एन आना या द आना ज़रूरी है। फिलहाल यहाँ पर तो ए आएगा, यहाँ पर द नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, कब आएगा, ये सब कुछ मैं भी आपको बाद में बतलाने जा रहा हूँ। अगला सेंटेंस ज़रा देखिए, यहाँ पर सीता ने गाना गाया। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि गाना एक कॉमन नाउन है, इससे पहले यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं है। बट इंग्लिश में अगर हम ऐसे ही लिख देंगे तो ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर भी हमको एक आर्टिकल रखना पड़ेगा इस कॉमन नाउन से पहले। अब ये एक जनरल रूल होता है, ये चाहे ऑब्जेक्टिव पार्ट में हो और चाहे सब्जेक्टिव पार्ट में या सेंटेंस में कहीं पर भी कोई अगर एक कॉमन नाउन रखा हुआ है तो एक जनरल रूल है कि उस कॉमन नाउन से पहले सिंगुलर नंबर है तो उससे पहले आपको ए या एन लगाना होगा। क्लियर? अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। इससे पहले कि हम इसके सारे रूल्स पढ़ना शुरू करें, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको ये भी जान लेना कि कहाँ और किन नाउन्स के पहले ए लगाते हैं और किन से पहले एन लगाते हैं। पहले तो ये जान लीजिए, फिर इसके बाद मैं आपको इन दोनों का डिफरेंस बतलाऊंगा कि कहाँ पर ए और एन का प्रयोग होता है और कहाँ पर द का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आगे वाली स्लाइड में बढ़ते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन का झंझट आज समाप्त कर देते हैं। आपको बचपन में पढ़ाया गया होगा कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं और उनमें से ये 5 वॉवेल्स कहलाते हैं। और अगर किसी कोई नाउन अगर इन वॉवेल्स से शुरू हो रहा है तो उससे पहले आपको एन का प्रयोग करना है, ऐसा ही बतलाया गया था ना। और जो भी व्यंजन मीन्स कंसोनेंट की ध्वनि से शुरू होने वाला जो वर्ड है उससे पहले आपको ए का प्रयोग करना है। और बस यही समस्या की जड़ है। बस एक कॉन्सेप्ट आप हमेशा के लिए अपने दिमाग में रखिए और हमेशा के लिए इस झंझट से भी मुक्ति पा लीजिए कि आखिर कहाँ पर हमें ए का प्रयोग करना है और कहाँ पर एन का प्रयोग करना है। तो ध्यान से सुनिए, एक्चुअली ये मैटर्स नहीं करते हैं। ए, ई, आई, ओ, यू ये मैटर नहीं करते हैं, अर्थात इनका महत्व नहीं है। महत्व किसका है? महत्व ये है कि हमें जिस शब्द से पहले इनका प्रयोग करना है उस शब्द का जो प्रथम उच्चारण है, मीन्स जब भी हम उस वर्ड को बोलते हैं तो उस वर्ड को बोलते समय जो फर्स्ट साउंड स्पीच निकलती है वो कैसी है, वो होनी चाहिए। एक्चुअली कैसी? वॉवेल होनी चाहिए। उसी को हम हिंदी में बोलते हैं स्वर। क्लियर? तो कोई भी शब्द रखा हो वो किसी भी लेटर से शुरू हो रहा हो, चाहे वो वॉवेल से शुरू हो रहा हो या कंसोनेंट से शुरू हो रहा हो। देखिए ये कंसोनेंट से शुरू हो रहे हैं, तो कंसोनेंट से शुरू हो रहा हो या फिर वो किसी वॉवेल से शुरू हो रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क इससे पड़ता है कि उसका जो पहला उच्चारण है, जब भी हम शब्द का पहला उच्चारण करेंगे तो पहला उच्चारण जो निकलता है तो हमारी पहली स्पीच साउंड क्या है, पहला हमारा प्रोनाउंसिएशन क्या है, इस बात पर डिपेंड करता है। तो अब जरा देखिए क्या है कि हम जब कभी भी किसी भी शब्द से पहले ए और एन लगाने चले तो हमें यह देखना चाहिए कि उस शब्द का उच्चारण क्या निकल रहा है, पहला उच्चारण क्या निकल रहा है। देखिए जरा, अम्ब्रेला पढ़ते हैं, अम्ब्रेला। हम यहाँ पर इसका जो प्रोनाउंसिएशन क्या है वो क्या है, अम्ब्रेला। तो इसकी शुरुआत क्या हो रही है, अ से शुरू हो रही है, आ। अब ध्यान दीजिए, इंग्लिश में तो ये केवल 5 स्वर होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, बट हिंदी में 16 स्वर होते हैं। उनमें से कुछ यहाँ पर लिखे हैं, देखिए जरा, अ, आ, ई, ए, ओ, औ, उ, अंग, आह, और भी कुछ हैं, 16 हैं कुल मिलाकर के स्वर होते हैं। और अगर इन स्वरों से
कोई भी शब्द शुरू होता है उसका प्रथम जो उच्चारण है अगर वो इन स्वरों से शुरू होता है तो फिर आपको एन लगाना है। और अगर ऐसा सुनाई नहीं पड़ता है, मीन्स अगर आपको कंसोनेंट व्यंजन की ध्वनियाँ आपको यहाँ से सुनाई पड़ती हैं, तो फिर आपको ए लगाना चाहिए। अब जरा देखिए अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में क्या आपको सुनाई पड़ रहा है? अम्ब्रेला, तो कहाँ से? आ से शुरू हो रहा है, क्लियर? तो आपको यहाँ पर एन लगाना चाहिए, एन अम्ब्रेला लगाना चाहिए, क्लियर? देखिए ओ से शुरू हो रहा है ये वर्ड, क्लियर? अब देखते हैं जरा, ओ से तो शुरू हो रहा है लेकिन इसका जो प्रथम ध्वनि है वो क्या है? वन। इसको हम क्या पढ़ते हैं? वन पढ़ते हैं। देखिए जरा, वन पढ़ते हैं, ये क्लियर? और ये जो डब्ल्यू है, जो ये वन है, ये वास्तव में वाह, ये क्या है? व्यंजन है। इसलिए ओ लगा होने के बावजूद भी ये व्यंजन ध्वनि से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके पहले हमें लगाना चाहिए ए 1 रुपी नोट, ऐसे हमें बोलना चाहिए, क्लियर? जैसे यहाँ पर ये यू से शुरू हो रहा है, यूनियन, लेकिन जरा ध्यान से देखिए ये कहाँ से? यू से शुरू हो रहा है। ध्यान दीजिए, ये कहाँ से शुरू हो रहा है? यू से शुरू हो रहा है। ये इसका उच्चारण जो है यूनियन, आ से नहीं। यहाँ पर देखो अम्ब्रेला को जब पढ़ते हैं तो इसका उच्चारण आ निकल रहा है, बट यहाँ पर इसका उच्चारण क्या निकल रहा है? यू निकल रहा है, यूनियन। तो यू जो होता है ये आपका व्यंजन स्वर होता है, क्लियर? इससे पहले इस आपको एन नहीं ए लगाना है, ए यूनियन, क्लियर? अब आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर भी देखिए यू लिखा हुआ है, पहला जो लेटर है, लेटर तो वो वॉवेल है, बट ध्यान से इसको पढ़िए और इसका प्रोनाउंसिएशन जो उसका प्रथम उच्चारण जो स्वर निकल रहा है वो क्या है? यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी अगर हम इसको पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी, यानी ये यू, ये उच्चारण निकल रहा है, यू का उच्चारण निकल रहा है, और जो कि व्यंजन होता है, इसलिए यहाँ पर भी अ यूनिवर्सिटी आएगा, एन यूनिवर्सिटी हम नहीं लिखेंगे, है ना? आगे देखते हैं। अब इसको अगर देखते हैं एच जो कि एक कंसोनेंट है, क्लियर? और कंसोनेंट है तो इसका उच्चारण अगर कंसोनेंट में निकलेगा तो ए लगाएंगे, बट अगर उच्चारण इसका कंसोनेंट में नहीं, वॉवेल माने स्वर से निकलता है तो एन लगाएंगे। तो आप जरा देखिए इसको पढ़ते कैसे हैं, कैसे प्रोनाउंसिएट करते हैं इसको। ऑनेस्ट, इसका एच जो है वो साइलेंट होता है और पढ़ते ऐसे हैं, ऑनेस्ट मैन, क्लियर? तो इसका जो प्रथम ध्वनि है वो क्या है? आ से निकल रहा है। ध्यान दीजिए, आ से निकल रहा है, ऑनेस्ट मैन यहां से निकल रहा है, इसलिए यहां पर आपको एन ऑनेस्ट मैन लगाना चाहिए, क्लियर? यहां पर देखिए ये भी एक कंसोनेंट से ही शुरू हो रहा है। एच एक कंसोनेंट है ना, वॉवेल तो नहीं है, लेकिन इसका जो प्रथम उच्चारण है वो क्या है? आर। अब इसको क्या बोलते हैं, कैसे पढ़ते हैं? आर पढ़ते हैं। हावर ऐसा कुछ नहीं पढ़ते हैं, इसे कैसे बोलते हैं? आर पढ़ते हैं। तो आ से शुरू हो रहा है, क्लियर? तो यहां पर भी एन आर होगा। अब ये देखिए कुछ एब्रिविएशंस भी आते हैं, कुछ संक्षिप्त स्वरूप भी आते हैं, लेकिन अगर उनको हम ऐसे पढ़ेंगे तो एमएलए आता है, एमएलए, यम नहीं, इसको यम नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे यहाँ इंडिया में इसको यम पढ़ते हैं, यन पढ़ते हैं, यफ पढ़ते हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि इनका जो सही प्रोनाउंसिएशन क्या है? एम, क्लियर? लेकिन अगर कोई ऐसा मेंबर लिखा है, यहाँ पर मेंबर लिखा है, मेंबर, ठीक है ना, तो इस एम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो एम नहीं निकल रहा है, क्या निकल रहा है? में निकल रहा है, ठीक है ना? तो प्रथम जो ध्वनि है वो यहाँ पर में निकल रही, तो यहाँ पर अ मेंबर लगाएंगे, बट यहाँ पर जब हम बोलेंगे ही इज एन एमएलए तो क्या बोलेंगे? यहाँ पर एम निकल रहा है, ए पहला स्वर निकल रहा है, बस ये मैटर करता है। अब आपको हमेशा एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है कि हमें ये नहीं देखना है कि किसी शब्द का पहला अक्षर क्या है, ये नहीं देखना है हमको। हमें ये देखना है कि किसी भी शब्द का जिससे पहले हमको आर्टिकल ए या एन में से कुछ लगाना है तो उसका पहला उच्चारण यानी प्रथम ध्वनि उसकी क्या निकलती है। अगर प्रथम ध्वनि ये वॉवेल स्वर निकलते हैं यानी स्वर निकलते हैं ये, तो हमें एन रखना चाहिए, और अगर कंसोनेंट मीन्स व्यंजन ध्वनियों से अगर निकलता है तो हमें ए रखना चाहिए। बस इसका सीधा सिंपल सा उदाहरण है। मैं अगली स्लाइड में कुछ ढेर सारे ऐसे एग्जाम्पल्स लिख देता हूँ
जो आपको कंफ्यूज करते हैं तो उनको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए। तो ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये रही आपके सामने स्क्रीन और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि एक एक शब्द को पढ़ेंगे और उनसे पहले रखे हुए जो भी आर्टिकल्स हैं उनको अपने दिमाग में सेट कर लेंगे। थोड़ा सा अपने रीजंस मीन्स अपने तर्कों का भी प्रयोग करिएगा कि आखिर इनका जो फर्स्ट स्पीच साउंड है वो क्या निकल रहा है, और उसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने आर्टिकल्स का यूज किया है। जरा एक बड़ी खास बात है उसको भी जरा ध्यान से सुनिए। यहाँ पर क्या है, ये कुछ देखिए MFNXSLH, ये सारे के सारे कंसोनेंट्स हैं, लेकिन फिर भी कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो इन कंसोनेंट से शुरू होते हैं बट उनका जो फर्स्ट साउंड ऑफ स्पीच होता है वो वास्तव में क्या होता है, वॉवेल का होता है। और विशेष रूप से जब ये शॉर्टेंड फॉर्म में लिखे जाते हैं, एब्रीविएटेड फॉर्म में लिखे जाते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए जैसे MLA, इसका फर्स्ट लेटर क्या है, M, क्लियर है, तो ये व्यंजन ही मीन्स कंसोनेंट ही, लेकिन इसका जब हम उच्चारण करते हैं MLA जब हम कहते हैं तो इसका जो पहली ध्वनि निकलती है वो वास्तव में क्या है, स्वर है। इसको हम पढ़ेंगे NMLA, ऐसा हम पढ़ेंगे। FIR, NFIR पढ़ेंगे। NCC ऑफिसर ऐसा बोलेंगे। NSDO, तो इनसे पहले जब ये कभी शॉर्टेन फॉर्म में कुछ इस तरीके से रखे जाएंगे, शॉर्टेन फॉर्म में हो या किसी भी प्रकार से हो, आपको ये देखना है कि अगर इनका पहली जो ध्वनि निकलती है अगर वो स्वर है, जो हिंदी के स्वर हैं, आप लोगों को मैंने लिखकर पिछली स्लाइड में बतला दिए, वहाँ से आप मैच करिएगा तो आपको पता चलेगा कि किन शब्दों से पहले हमें ए लगाना है और किन से पहले एन लगाना है। तो अब इसके आगे की कहानी हम अगले वीडियो में देखेंगे और वो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं उस वीडियो में बिल्कुल बेसिक्स लेकर और एडवांस लेवल तक के सारे रूल्स डिस्कस करने जा रहा हूं कि कहां पर हम इनडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे और कहां पर डेफिनेट आर्टिकल्स का यूज़ करेंगे। बहुत ढेर सारी इंफॉर्मेशन आपके लिए वो वीडियो लिए होगा जो कि आपको केवल 1 या 2 दिन के अंदर मिलने जा रहा है, उसको आप मिस नहीं कर